Hello everyone, welcome back to my channel. A very warm welcome to all of you. So guys, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में हैं एंड आई होप सो अभी तक मैंने जितनी भी सीरीज डाली है ये सब आपको बहुत पसंद आई होगी। और गाइज ऐसे ही हम लोगों से जुड़े रहिए, हम लोग आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे जिसमें कि आपका प्री और मेंस दोनों निकल जाए। ओके और मतलब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससीज हो, ठीक है, तो उसमें ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके गाइज, सो गाइज अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप जाके देखिए, क्योंकि एक्चुअली ये जो सीरीज मेरी चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये इंटरकनेक्टेड है पुरानी अपने लेक्चर्स से। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे एक बात ये आती है गाइज कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में, मैंने लेक्चर नंबर 3 में एक बात आप लोगों को बताई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, कि किस तरह से चार्टर एक्ट 1853 आया, उसमें क्या क्या उसके फीचर्स रहे, किस तरह से उसने ये बताया कि ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा अब, मतलब जो इंडियन टेरिटरीज है वो पोजीशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन में आ जाएगी, है ना, और किस तरह से वहां पे इंट्रोडक्शन टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ था, ये सारी बातें थी। और 1853 वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। ओके, नाउ गाइस ये सब चल ही रहा था, तो अब अचानक से किसी को पता तो था नहीं कि क्या होगा कैसे होगा। तो गाइस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जिसको कि रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं और ब्रिटिशर्स उसको सेपॉय म्यूटनी भी कहते थे। ओके, तो अब ये 1857 ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कह रहा हूं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी गाइस, ये इसकी वजह से हम लोगों का एक नया एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास आउट हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के हम लोगों का जो है क्राउन रूल शुरू हो जाता है। 1858 से 1947 तक का हम लोगों का क्राउन रूल शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश राज आ जाता है। तो गाइज मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये पूरा बताया था कि हाउ EIC केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, ओके, एंड रेगुलेटिंग एक्ट किस तरह से पास हुआ था। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम लोगों ने उसमें चार्टर एक्ट पढ़ा, ठीक है, कि चार्टर एक्ट ने क्या क्या किया, किस तरह से सेंट्रलाइजेशन स्ट्रांग होता चला गया। ठीक है, अब देखो गाइज, चार्टर एक्ट 1853 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वो बेसिकली इंडियन काउंसिल्स एक्ट में आएगा, है ना, तो वो जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में तो फिलहाल मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाऊंगा। ओके, सो गाइज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द मेन फाउंडेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हुआ क्या था बेसिकली कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें किसी तरह से, मतलब बाई लक आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स बच गए इन द सेंस कि मतलब जिस तरह से वहां पे हुआ था, लाइक मंगल पांडे वगैरह वाला, है ना, और वो जो गन वाला एक सीन था, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सो गाइज वो सब जो हुआ था उसकी वजह से किस तरह से ब्रिटिशर्स बच गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, इंडिया वालों को समझाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, उन्होंने एक एक्ट पास आउट किया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब ये एक्ट का था, इस एक्ट का जो एक मोटिव कह सकते हैं आप, या जो एक उन्होंने एक पेट नेम रखा था, तो उन्होंने ये नाम रखा था कि इसका एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, एंड दिस एक्ट एबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड all the powers of government and government revenues to the British Crown, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से हटा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया इस एक्ट की वजह से। ओके, और पूरी की पूरी पावर जो थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास दे दी गई थी। ओके, नाउ गाइस
अब पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिक फीचर्स क्या थे। ठीक है, अब एक जान लीजिए हुआ क्या था। ब्रिटिश पार्लियामेंट इनैक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने नाम रखा था कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, तो पहली बात तो गाइज हम आपको बता दें कि ये स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है। स्टैट्यूट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट्री, आप ये कह सकते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट्री ऑफ लॉज। ठीक है, उसको हम लोग स्टैट्यूट बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग ने देखा कि 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया जो है लॉन्च किया था। अब हुआ क्या था, इस एक्ट के जरिए द पावर्स ऑफ क्राउन were to be exercised by the Secretary of State for India। ठीक है, यानी कि जो क्राउन की पावर थी, क्राउन बेसिकली वहां पे जैसे हम लोग ने अभी बात करी ना कि जो पावर्स थी लाइक पावर ऑफ गवर्नमेंट, लाइक टेरिटरीज, रेवेन्यू, है ना, ये सारी चीजें जो थी या एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हाँ जनरली बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये इनका पूरा कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा इनका कंट्रोल था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए गाइज, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो है, अब ये बेसिकली क्या थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, और असिस्टेड बाय द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। 15 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, यानी कि मतलब इंडिया से जो है इनको 15 मेंबर्स मिले असिस्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इस एक्ट ने एक नई शुरुआत करी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस पोस्ट को ही एबॉलिश करके एक नया नाम दिया। उसका नाम था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और अपने फर्स्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। नाउ गाइस लिसन, अब हुआ क्या था, जब ये एक्ट पास आउट हुआ तो मैंने आपको बताया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश होने का मतलब कि डबल गवर्नमेंट भी वहां से अबॉलिश कर दी गई। अब ये डबल गवर्नमेंट वाली बात क्या थी, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी दो हिस्सों में टूट गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसको डबल गवर्नमेंट कहते थे। ठीक है, तो एबॉलिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट ये भी वहां पे खत्म हो गया था। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, ये आप समझिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यहां पे ये था गाइस कि ये फर्स्ट टाइम अपने इंडियन हिस्ट्री में, अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट टाइम अपने जो है हम लोगों को अपने इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिली थी। आप कोई भी मतलब आप कितने भी पुराने हिस्ट्री में चले जाइए, कभी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी गाइस। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई कैसे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई थी आंसरबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, एक हायरार्की लगा दी गई थी कि सबसे पहले कौन होगा, लाइक वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ठीक है, अब उसके अंडर में काम करते थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर उनके अंडर में था मेंबर काउंसिल्स, ये वो। तो ये बेसिकली एक हायरार्की थी कि कहां से शुरुआत होगी और कहां तक जाना है। ठीक है, तो एक हायरार्की सिस्टम मिल गया था। अब इस हायरार्की सिस्टम में एक काम था कि आंसरबिलिटी चालू हो गई थी। ठीक है, कि आपको आंसर करना है, आप सीधे जाकर के किसी से कुछ नहीं कह सकते। एक आंसरबिलिटी थी, एक आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फीचर था। मतलब हालांकि ये बात हम लोग नहीं कह सकते कि ये रिस्पॉन्सिबल फीचर था, ये बस दिखावे के लिए था कि हाँ मतलब ताकि इंडिया को लगे कि हाँ यार कुछ हो रहा है ऐसा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो नाम था, ये जस्ट एक आप कह सकते हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था, बाकी इसका कुछ भी खास काम नहीं था। हाँ, दूसरी बात, एक चीज मैं आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो है सारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। ठीक है, उसका मतलब कंट्रोल था पूरा पूरा उनके ऊपर। और ये जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, इसको बात पहुंचानी ही पहुंचानी है। ठीक है,
उस तरह से ये बात पहुंचाता था। तो जैसा मैंने बताया ना कि हायरार्की उस टाइम पे चला करती थी गाइस, तो हायरार्की सिस्टम को फॉलो करके इन्होंने ये एक्ट बनाया था, ठीक है। और इसी को इन लोगों ने बोला था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वॉइस रॉय ऑफ इंडिया होंगे, है ना, जहां से इसलिए मैंने लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ जीजीआई इनटू वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ये हालांकि कन्वर्जन आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने एक्चुअली ऐसा लिख दिया कि ये कन्वर्जन है ना। तो यहां पे ये चीज इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके, नाउ अब देखो उस टाइम पे एक चीज और थी कि नो सेपरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, कोई भी सेपरेशन ऑफ फंक्शन नहीं था, ठीक है, कि मतलब ये बोल दिया गया कि भाई आप मतलब ऐसा नहीं था कि लेजिस्लेटिव पावर अलग कर दी गई, एग्जीक्यूटिव पावर अलग कर दी गई, ठीक है, और सिविल मिलिट्री अलग कर दिए गए। यहाँ पे आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पे सिविल की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे आप आई लिख लीजिएगा, ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, है ना। सो गाइस यहाँ पे हुआ क्या था कि नो सेपरेशन ऑफ फंक्शन था, ठीक है, यानी कि ऑल द अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया, दैट इज सिविल, मिलिट्री, एग्जीक्यूटिंग एंड लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में ये सारी पावर जो है वेस्ट होती थी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। आई होप अब आपको हायरार्की गाइस समझ में आ गई होगी कि हायरार्की कैसे थी। वॉइस रॉय, सेक्रेटरी स्टेट, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, और ये डायरेक्टली किसका रिप्रेजेंटेटिव था, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है, ब्रिटिश सीआर, दैट इज ब्रिटिश काउंसिल के ऊपर था। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि किस तरह से यहां पे था। ये पहले इनको बोलेंगे, फिर ये जाके इनसे बोलेंगे, और फिर ये जाके इनसे बोलेंगे। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी थे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। जैसे मैंने बताया ना कि पुरानी वाली, अगर मैं आपको ये देखो, यहां पर मैंने लिखा था ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ओके, सो गाइस ये था हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कि किस तरह से यहां पे क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, किस तरह से काम बांट दिए जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था, ठीक है, उसके बाद किस तरह से वॉइस रॉय आया था, एबॉलिशमेंट ऑफ डबल गवर्नमेंट हो गया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नाम दिया गया था इस एक्ट के थ्रू, की मतलब जो भी अब गवर्नमेंट आएगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। और किस तरह से यहां पे ये हायरार्की सिस्टम हम लोगों को समझाया गया कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है असिस्ट किए जाएंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा, और ये सब असिस्ट करेंगे वॉइस रॉय को। फर्स्ट वॉइस रॉय अपने थे लॉर्ड कैनिंग्स, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 1858 का कॉन्सेप्ट। नाउ गाइज लिसन वन मोर थिंग, अब हम लोगों का आएगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। सो गाइज अब क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देता हूं यहां पे, कि जो अब हम लोगों का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएगा, अब वो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप जाके देखेगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्टर एक्ट है, ये चार्टर एक्ट किस तरह से, या हम लोगों का जो भी रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुआ है, किस तरह से एक पर्टिकुलर ईयर तक हम लोगों का जो है सेंट्रलाइजेशन बहुत स्ट्रांग था, उसके बाद किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन आया। तो ये सब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी टॉपिक नहीं क्लियर होता है, या आपको थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम आता है गाइस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस आई होप कि लेक्चर आज आपको अच्छा लगा होगा, एंड कीप फॉलोइंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल, like our videos and share also.